नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि नवीनतम जानकारियां आप तक पहुंचा सकें और आपको सफलता के पथ पर हमेशा अग्रसरित कर सकें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे। हम मिलवाएंगे आपको अपने विशेषज्ञ से और देंगे कुछ खास जानकारियां भी। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी जांच जरूरी। ड्रिप इरिगेशन तकनीक से कम खर्च में होगी बेहतर फसल एवं किसानों और पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी चारा काटने की मशीन। किसान भाई बहनों, आप अपने फसल का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। इसके लिए आप अपने नज़दीक के मिट्टी जांच प्रयोगशाला में अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। इससे पता चल सकेगा कि आपकी मिट्टी में कौन सी उर्वरक की कितनी ज़रूरत है। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर निखत यास्मीन आजमी। मिट्टी की जांच जरूर कराएं किसान, और मिट्टी जांच के आधार पर जो उर्वरक की अनुशंसा की जाती है उसका प्रयोग करें। अभी के समय में जैसे खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है और गेहूं की फसल जैसे कटती है, ये बहुत ही अच्छा समय होता है मिट्टी की जांच कराने का। फसल कटते ही मृदा जांच का सही तरीके से वैज्ञानिक तरीके से नमूना लें और उस नमूने को अपने नज़दीकी मिट्टी जांच प्रयोगशाला में, जो कि पटना में कृषि अनुसंधान संस्थान पटना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के तहत जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं और अनुसंधान संस्थान हैं, वहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध है। बिहार सरकार के भी जितने जिला कृषि कार्यालय हैं वहाँ पर भी मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध है। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में पानी की किल्लत से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में कृषि की उन्नति के लिए कम पानी में बेहतर उत्पादन को हासिल करने के उद्देश्य से ड्रिप इरिगेशन तकनीक का प्रयोग आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस तकनीक द्वारा पाइपों से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे कि पौधे को भरपूर नमी भी मिल पाती है और दूसरी तरफ पानी की बचत भी होती है। मुर्गी पालकों, यदि आप इसके किस्मों के चयन में थोड़ी सावधानी बरतें तो आपके लाभ का प्रतिशत काफ़ी बढ़ सकता है। आप सब वनराजा प्रजाति के मुर्गी पालन एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद देशी मुर्गी की तरह रहता है और बाज़ारों में भी इसकी कीमत अच्छी मिलती है। इसके लिए सरकार भी सहयोग कर रही है। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार। ये बनराजा प्रजाति का मुर्गा है और ये बनराजा प्रजाति की मुर्गी है। औसत वजन अगर देखें इस बनराजा मुर्गे का तो अभी ये 4.5 किलो के आसपास का है और मुर्गी का वजन 2.5 से 3 किलो का है। ये बनराजा ये बिल्कुल ही देसी पद्धति से पाली जाती है। दिन भर ये चर कर रहेगी मुर्गे आपके, और चर करके आकर के शाम में ये मुर्गियाँ अंडा देगी आपको। ये जो भी घर के बचे हुए खाने पीने हैं, साग सब्जी है, मछली का टुकड़ा है, चूड़ा है, या कीड़े मकोड़े है, पेड़ पौधा है, केला का थम है, उसको खा करके ये मुर्गियाँ हमारी जिंदा रहती हैं। थोड़ा बहुत दाना खुद्दी चुन्नी चोकर आप इसे दे सकते हैं। खेती किसानी करके सफलता पाने की चाहत सभी किसानों को लगी रहती है। ऐसे में सफलता की कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राम सराय जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान विश्वजीत कुमार की कहानी। ये खेती किसानी कर अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूरे परिवार का जीवन खेती से जुड़े हुए थे। अब मैं भी खेती से जुड़ गया हूँ। आज के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि खेती करना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में भी विकास की बहुत संभावनाएं हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों ने न केवल हमारे काम को आसान किया है, बल्कि समय की भी बचत की है। फसलों के अवशेषों को पशुओं के चारा बनाने का भी यंत्र एक ऐसा ही महत्वपूर्ण यंत्र है। इसमें ट्रैक्टर से जोड़कर चारा बनाने की मशीन को तैयार किया गया है, जिससे यह समय और मजदूरों की कमी को पूरा करता है। हम सभी जानते हैं कि समय के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण
पशुपालक और दूध उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पशुओं को चारे की पूर्ति कराना कठिन होता गया है। इसके लिए डीजल इंजन और विद्युत द्वारा संचालित चारा काटने वाली मशीन का निर्माण किया गया। इस प्रकार चारा काटने की तकनीक और तरीका पूरी तरह से परिवर्तित होता चला गया। चारा काटने की तकनीक में हुए इस परिवर्तन से किसानों और पशुपालकों के समक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़ते चले गए। वर्तमान समय में चारा काटने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जा रहा है वह अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है और यह पावर अर्थात विद्युत द्वारा संचालित की जाती है। चारा काटने की इस मशीन से 1 घंटे में भारी मात्रा में चारे की कटाई की जा सकती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं अंटा घाट सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2500 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हरित क्रांति के बाद रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को देखते हुए सरकार समय रहते सजग हो गई है। उसने अब वर्मी कंपोस्ट के रूप में रासायनिक खादों का विकल्प तैयार कर लिया है। नतीजतन आज फिर पारंपरिक कंपोस्ट खाद की ओर हमारा रुझान बढ़ा है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि भूमि में पाए जाने वाले केचुए मनुष्य के लिए बहु उपयोगी होते हैं। केचुए खेत में पड़े हुए पेड़ पौधों के अवशेषों एवं कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी से छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो खाद का काम करती है। प्रकृति के आधार पर केचुए 2 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक पदार्थ खाने वाला केचुआ, दूसरा मिट्टी खाने वाला केचुआ। कार्बनिक खाने वाला केचुआ केवल सड़े गले पदार्थों को खाना पसंद करते हैं। इन्हें खाद बनाने वाला केचुआ भी कहा जाता है। इसी वर्ग के केचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लाए जाते हैं। फोरिडा प्रजाति का केचुआ खाद बनाने में वृहद रूप से प्रयोग हो रहा है। इन्हें इनके रूप रंग के आधार पर लाल केचुआ, गुलाबी बैगनी केचुआ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से बनी पक्की क्यारियां यानी वर्मी बेड बनाई जाती है। क्यारियों को भरने के लिए गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी व फल के छिलके आदि कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करते हैं। आवश्यक जानकारियां। केचुआ उत्पादन हेतु बेड में नमी 30 से 35% तथा केचुआ खाद के अधिक उत्पादन हेतु 20 से 30% के बीच रखनी चाहिए। केचुआ खाद बनाने में कच्चे माल के रूप में गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी की मेंगनी एवं घोड़े की लीद के अलावा कृषि अवशिष्ट को भी कच्चे माल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अवशिष्ट पदार्थों के वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाने पर खाद दुर्गंध रहित हो जाती है तथा दानेदार व गहरे रंग की दिखाई देने लगती है। छूने पर खाद चाय के दानों के समान लगती है। केचुआ खाद से लाभ। केचुआ खाद पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में मौजूद है, जो पौधों को सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। मूल्य कम होने के कारण खेती में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों की उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। वर्मी कंपोस्ट में मनुष्य तथा पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तरह का जीवाणु उपस्थित नहीं होते। मिट्टी की उत्पादकता बनी रहती है। पानी प्रदूषित नहीं होता। वन जीव जंतु को सुरक्षा, पशुओं को अच्छा आहार मिलता है। इस प्रकार प्राकृतिक खाद की गुणवत्ता से जो किसान आज परिचित हो चुके हैं, वे आर्थिक रूप से भी संपन्न होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैविक खाद की महत्ता और बढ़ेगी, क्योंकि सरकार भी इसके प्रचार प्रसार पर काफी बल दे रही है।
खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से, लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी। हम उम्मीद करेंगे कि आपके सफलता की कहानी हम आपके साथियों तक पहुंचा सकें। तो सफलता के पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बारी है अब जानकारियों की। तो वैज्ञानिक खेती बहुत ज़रूरी है। समय के साथ जितना बदलाव हो रहा है, आमदनी की जितनी ज़रूरत है, उसके लिए ज़मीन तो नहीं बढ़ रही, लेकिन हम अपने तरीकों में बदलाव करके ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो अब अपने विशेषज्ञ से आइए जानने का प्रयास करते हैं मूंग की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। आप अपने खेतों से लगभग गेहूं की कटाई कर लिए होंगे और इसके बाद आपके पास 2 महीने का या इससे अधिक का समय है जब आप अपने खेतों में धान लगाएंगे। किसान बंधुओं, ये जो छोटी सी अवधि आपके पास बचा है, इस अवधि में आप मूंग की खेती करनी चाहिए आपको। इसके फ़ायदे ये हैं, एक तो आपको मूंग जैसा कीमती फसल प्राप्त हो जाता है, और दूसरा इसको लगाने से आपकी खेत की उपजाऊ शक्ति खुद ब खुद बढ़ जाती है, और यह काम आती है जब आप धान की फसल लगाते हैं। तो किसान बंधुओं, आज हम मूंग की वैज्ञानिक खेती कैसे करनी है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर तेज प्रताप। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर, चूँकि ये अप्रैल का महीना है, तो इस महीने में हमारे किसान कौन सी प्रजाति को, कौन से किस्म को लगा सकते हैं, और लगाने के दौरान उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? धन्यवाद सर। 1 से 15 अप्रैल यानी 20 अप्रैल तक किसान भाई विराट एक प्रजाति है जो जिसका अवधि 65 से 70 दिन। सम्राट है हमारा SSL 668 है। ये 3 प्रजातियां हैं जो हमारे 15 से लेकर 20 अप्रैल तक किसान भाई लगा सकते हैं। किसान भाई को ध्यान में देना है कि बीज उपचार एक महत्वपूर्ण है, जो किसान भाई बीज उपचार कार्बेंडाजिम या थीरम से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो लेके बीज उपचार अवश्य करें। इससे क्या होगा, हमारे किसान भाई जो खेत में मृदा में या बीज द्वारा मृदा में जो रोग उत्पन्न होता है, उससे हम बचाव कर सकते हैं। अगर आप लाइन सोइंग करना चाहते हैं, चाहे जीरो टिलेज मशीन से करना चाहते हैं, तो आपको 8 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करना छिटकुआ विधि से बुआई कर रहे हैं तो लगभग 12 किलो बीज का आवश्यकता होता है प्रति एकड़। अभी आप बुआई की बात कर रहे थे, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि कई किसान क्या करते हैं कि वो खेत की जुताई ना करके सीधे अपने खेत को पटवन करते हैं और उसमें मूंग छिड़क देते हैं। क्या यह करना उचित है, या उनको बजाबता या कृषि यंत्र के सहयोग से जुताई करके उनको मूंग लगानी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसान भाई, अगर खेत में आपके भूसा गेहूं का भूसा ना हो तो आप सीधे एक हल्की सिंचाई करके आप उस मशीन से बुआई कर सकते हैं, जिसमें आपको जुताई और पाटा लगाने का शुद्ध बचत हो सकता है। उससे किसान भाई उसकी मशीन से बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर तेज प्रताप जी, चूँकि तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मूंग की खेती में, तो हमारे किसान बंधुओं को मूंग की खेती में कितनी बार सिंचाई करनी चाहिए और किस अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए? मूंग की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाई हमारे गर्मी में लगभग 3 से 4 सिंचाई, हल्की सिंचाई करें। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, अगर बुआई मशीन से किए हैं, आप छिटकुआ विधि से किए हैं, तो पहला सिंचाई किसान भाई 20 से 25 दिन बाद कर देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद। अगर तीसरी सिंचाई की आपकी आवश्यकता दिख रही है, अगर ये पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी 45 दिन बाद, और तीसरी सिंचाई दाना बनते समय, ये बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आपके मूंग के पौधे में दाना बन रहा है फली में, तो उस समय तीसरी सिंचाई अवश्य दें। अब बात कर लेते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो चूँकि ये खुद उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है मिट्टी को, फिर भी मूंग में उर्वरक प्रबंधन किस तरह हमारे किसान बंधुओं को करना चाहिए? किसान भाई, मूंग एक दलहनी फसल है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम लगती है। जहाँ तक प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन, 20 से 50 किलो फास्फोरस और 20 kg पोटास अगर किसान भाई ये देते हैं तो अच्छा से अच्छा उत्पादन होगा। उसके बाद
किसान भाई ये तीनों उर्वरक खेत की अंतिम जुताई करते समय समान रूप से खेत में बिखराव कर देना चाहिए। जब अंतिम जुताई या पहली जुताई जो है उस वक्त खेत में उर्वरक डाल रहे हों तो उर्वरक कितने कितने समय के अंतराल पे उन्हें डालना चाहिए? और साथ में ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब वो मूंग को तोड़ रहे हों तो क्या उस दौरान भी किसानों को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। आप अगर खेत की जुताई 2 या 3 जुताई कर रहे हैं तो तीसरी जुताई करते समय ये तीनों फर्टिलाइज़र आप समान रूप से बिखराव कर देना चाहिए। और उसके बाद कोई नाइट्रोजन, कोई फास्फोरस, कोई पोटेशियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मूंग के जो फली लगती है वो एक समान रूप से पकती नहीं है, एक बार में नहीं पकती है, उसको तुड़ाई 2-3 बार तुड़ाई करना पड़ता है। इसलिए किसान भाई को जो भी आपका उर्वरक प्रबंधन करना है, आप बुआई के पहले, आज अगर कल बुआई करना है तो आज ही उसको खेत में बिखराव करके शाम के टाइम आप उसकी बुआई कर सकते हैं मूंग का। डॉक्टर तेज प्रताप जी, हमारे किसानों को मूंग की खेती कैसे करनी है, कौन से उर्वरकों का डालना चाहिए और कब डालना चाहिए, सारी बातों को आपने विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान। कृषि तकनीक एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है, क्योंकि समय के साथ रोज नए बदलाव आ रहे हैं और ऐसे में इन जानकारियों का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम अपने अगले विशेषज्ञ से इस भेंट वार्ता के जरिए जानने का प्रयास करेंगे कृषि तकनीक के प्रचार में विभिन्न माध्यमों की भूमिका के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे देश की कृषि व्यवस्था में दिनों दिन काफ़ी उन्नति हो रही है, जिसका श्रेय जाता है एक तो हमारे परिश्रमी किसान भाइयों का, और दूसरा जो कि उन्नत तकनीक का आविष्कार करते हैं और ऐसे विभिन्न माध्यम में ऐसी संस्थाएं जो इनका प्रसार करते हैं, और इसका परिणाम स्वरूप हमारा कृषि व्यवस्था दिनों दिन सुधरता जा रहा है। तो आज का हमारा विषय है कृषि तकनीकों के प्रसार में विभिन्न माध्यमों की भूमिका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर धीरज कुमार जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है ICAR पटना से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, इतनी सारी तकनीकें हैं हमारे कृषि व्यवस्था में, हमारे बहुत सारे किसान भाई अभी इस बात को नहीं जान रहे हैं। यदि सारे लोग को इस बात की जानकारी हो तकनीकों की, तो हमारा कृषि बहुत ही उन्नति करेगा। तो कृपया आज हमारे इस कार्यक्रम में बताएं कि वो कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनको जानना ज़रूरी है और कौन कौन सी संस्थाएँ हैं जो इनके प्रसार में लगी हैं। नमस्ते किसान भाइयों। देखिए, जहाँ तक कृषि तकनीकों की बात है, आप सबको मालूम है कि हमारी बहुत सारी किस्में हैं अलग अलग क्रॉप्स की। धान है, गेहूं है, मक्का है, इवन फ्रूट्स में भी हमारे आम हैं, लीची हैं हमारे बिहार के लिए स्पेशली, और भी बहुत सारी तकनीकें हैं, जैसे पानी का हम किस तरह से प्रबंधन करें, फर्टिलाइज़र जो होता है खाद का प्रबंधन किस तरह से करें, अगर कोई बीमारी लग जाए तो उससे हम कैसे बचें, अगर कोई कीट लग जाए तो कैसे बचें, हम अपनी मार्केटिंग को किस तरह से करें ताकि हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, प्रॉफिटेबल हो हमारे लिए। तो ये सब तकनीकें हैं, और इन तकनीकों के प्रचार प्रसार में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं हमारे देश में। अगर हम इसको वर्गीकृत करना चाहें तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि सरकारी संस्थाएं हैं, उसके बाद प्राइवेट संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, और तीसरी संस्था NGO सेक्टर जो होता है। तो अगर सरकारी की बात करें तो हमारी भारत सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम, जिसमें कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इस पे काम कर रही है प्रसार के क्षेत्र में। उसके बाद हमारे बिहार में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास करके आपको पता है कि हमारे सबौर में यूनिवर्सिटी है, पूसा में भी हमारी यूनिवर्सिटी है, और एक पटना में भी बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ भी प्रसार में कार्यरत हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र कृषि प्रसार के एक बहुत बड़े स्रोत हैं, वहाँ से बहुत सारे किसान तरह तरह की जानकारियाँ लेते हैं, वहाँ से उनको बीज भी मिलता है कई बार प्रदर्शन के लिए। तो ये सरकारी की बात हो गई। अगर प्राइवेट की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जो खाद की कंपनियां हैं, जो बीज की कंपनियां हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स बनाती है ऐसी कंपनियां हैं। तो इन कंपनी, या फिर मैकेनिकल जो मशीन बनाती हैं उनकी कंपनियां हैं। ये कंपनियां भी गांव तक पहुंचती है और अपने अपने उत्पाद को बेचने का प्रयास करती है, वहाँ पे अपनी गोष्ठियाँ लगाती है, किसानों से बातचीत करती है। तीसरा जो क्षेत्र है NGO सेक्टर है, जिसको हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हमारे राज्य की बात करें तो यहाँ पे आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, AKRSP बोलते हैं उसको, और साथ ही साथ कौशल्या फाउंडेशन है जो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, साथ और बाइफ
जो खास करके एनिमल साइंस से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रही है। तो बहुत सारे NGO सेक्टर्स जो हैं, उसके बाद प्रदान है, तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं कुल मिला के मल्टी एक्सटेंशन एजेंसी के तहत कृषि प्रसार का कार्य पूरे भारतवर्ष में करते हैं। सर, अभी आपने बताया कि कृषि तकनीकों के प्रसार प्रसार में कौन सी संस्थाएं काम कर रही है। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से संचार माध्यम है जो इनके क्षेत्र में काम कर रही हैं। देखिए, कृषि तकनीकों को पहुंचाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, और अगर हम इसको एक अलग तरीके से देखें तो कुछ ऐसे माध्यम हैं जो कि व्यक्तिगत माध्यम हैं। जैसे हम साइंटिस्ट किसानों के खेत पे जाते हैं, उनको जानकारी देते हैं, या किसान हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं और उनसे हम बात करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो हमें मेल करते हैं या फिर हमें चिट्ठियां भेजते हैं, उसका भी जवाब हम देते हैं। तो ये व्यक्तिगत माध्यम आप कह सकते हैं, टेलीफोन कॉल हुआ। और अगर दूसरा जो माध्यम है वो है ग्रुप अप्रोच, यानी कि समूह के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि कम से कम 10, 20, 50 लोगों का समूह होता है जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को तकनीकों के बारे में बताते हैं। समूह माध्यम की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशंस मेथड जो है, प्रदर्शनी, कृषि प्रदर्शनी हुआ, या फिर एक्सपोजर विजिट बोलते हैं, फील्ड विजिट बोलते हैं। हम दूसरे संस्थान में जाते हैं, खेतों में जाते हैं और उनको हम किसी पर्टिकुलर तकनीक के बारे में बताते हैं। तो ये ग्रुप अप्रोच हुआ। और एक है जनसंपर्क माध्यम, जिसको हम मास मीडिया बोलते हैं। और जनसंपर्क माध्यम जो है, आप मान के चलिए किसान मेला है, जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में किसान पहुँचते हैं और अलग अलग तकनीकों की जानकारी डिफरेंट स्टॉल से लेते हैं। तो हम लोग किसान मेला के थ्रू काम करते हैं। और अगर बात करें टेलीविज़न की बात करें, जिस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कृषि दर्शन की, तो वो एक मास मीडिया का उदाहरण है। उसके बाद रेडियो है, न्यूज़पेपर्स हैं, लीफलेट्स है, बुलेटिन्स है। तो ये सब हम बांटते हैं जब लोगों पे, तो उनके पास हमारी जानकारी पहुंचती है। तो ये 3 माध्यम हैं ऐसे जिनके थ्रू हम किसानों तक पहुंचते हैं अपनी तकनीकों को लेकर और आधुनिक जानकारियों के साथ। तो ये इसका उत्तर आप कह सकते हैं। सर, अभी आपने बहुत सारी माध्यमों के बारे में बातचीत की और जानकारी दी। हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे माध्यमों में कौन से ऐसे माध्यम है जो ज़्यादा प्रभावशाली स्तर पे काम कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग माध्यम अलग अलग स्तर पर कार्य करते हैं और वो निर्भर करता है कि हमारा क्या उद्देश्य है। अगर हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो हम मास मीडिया का उपयोग करते हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर की। और अगर हम पर्सनली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम किसानों के खेत तक जाते हैं या किसान हमारे यहाँ तक आते हैं। तो जो व्यक्तिगत माध्यम हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम लोग किसानों से इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली, उनके प्रॉब्लम को जाके देखते हैं खेतों पे और उनसे जानकारी लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम उनको सुझाव देते हैं कि ये करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप मान के चलिए, सपोज़ कोई बड़ी बीमारी आने वाली है या आ चुकी है किसी दूसरे क्षेत्र में और बिहार में भी आ सकती है, तो उसके लिए हम कैंपेन मेथड जिसको बोलते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें लार्ज स्केल पे हम लोग पूरे बिहार में अलग अलग राज्यों में कैंपेन करते हैं सरकारी माध्यमों के थ्रू, और लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम, टिड्डा का जैसे अटैक हुआ था तो किस तरह से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये कैंपेन के मेथड से हो गया। तो अलग अलग माध्यम, कोई एक माध्यम ऐसा नहीं है कि रामबाण कह सकते हैं या बहुत प्रभावशाली होता है। कई बार हम माध्यमों को मिक्स करते हैं, जैसे कि ग्रुप मेथड और मास मेथड मिक्स करके भी हम लोग ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आपका संक्षिप्त समय में और विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ऐसी ही कुछ और भी नई जानकारियां कुछ नए और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू, क्योंकि समय हो चला है अब आपसे विदा लेने का। तो उम्मीद करेंगे कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं। रखिए अपना और अपनों का ख्याल और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।